नमस्कार मित्रों। तो नई शिक्षा नीति के पहले भाग पर हमारी चर्चा प्रारंभ हो चुकी है और ओपन प्लेटफॉर्म पे वो उपलब्ध है। और दूसरा भाग आपके पास पहुंच रहा है लिंक के माध्यम से। तो हमने चर्चा की थी कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता और अनिवार्यता, इस पर हमारी बातचीत हुई थी। और आपने विविध बिंदुओं के माध्यम से देखा था कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि क्या नई शिक्षा नीति वास्तव में उन आवश्यकताओं को पूरा करने के बीज अपने अंदर निहित रखती है, हम देखें कि नई शिक्षा नीति वास्तव में वादा क्या क्या करती है, प्रावधान क्या क्या इसमें किए गए हैं, तभी बात कुछ आगे बढ़ पाएगी। तो चर्चा करते हैं, हम बातचीत करते हैं। पूरी शिक्षा नीति को 4 भागों में बांटा गया है। 5+3+3 और 4 का फार्मूला दिया गया है, जिसमें 5 वर्ष का फाउंडेशनल स्टेज रखा गया है, 3 वर्षों की शिक्षा प्रणाली को प्रिपरेटरी स्टेज रखा गया है, 3 वर्ष मध्य या उच्च अवस्था के नाम से बांटा गया है, और उच्च या माध्यमिक चरण का स्तर जो चौथा चरण है वो है। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस भाग में बांटा गया है। तत्पश्चात उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो आप बहुत ज्यादा फैक्ट या कंटेंट नई शिक्षा नीति के निबंध में ना प्रयोग करें, ये खतरा मौजूद रहेगा। ज्यादा फैक्ट जैसे ही आप डालेंगे निबंध में बिखराव आ जाएगा और उसकी सरसता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सामान्य अध्ययन में आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, नई शिक्षा नीति पे बृहद है, विस्तारवान है, तो उतना ही जितने से ये संकेत जाए कि आप जानते हैं इसको, तो इतना आप बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके पश्चात विश्लेषणात्मक रूप से आए कि नई शिक्षा नीति किन पहलुओं पर जोर देती है। तो सबसे पहली बात यह है कि नई शिक्षा विधि नीति जो है भाषाई विविधता का संरक्षण करने पर आधारित है। इसमें जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाने की बात है, और आगे भी माध्यमिक स्तर पर और आगे भी इस पर विचार करने की राज्यों से कहा गया है कि वो चाहें तो आगे भी मातृभाषा को अपना सकते हैं माध्यमिक स्तर पर भी। तो लेकिन प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। तो जिस चीज को लेके सर्वाधिक विवादित रही है ये जो शिक्षा नीति रही है, इसके ड्राफ्ट जो प्रचलित हुआ था, तो उस पर आप बताएं कि ये भाषाई विविधता का संरक्षण करने की नीति पर आधारित है। भारतेंदु कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। क्या कहते हैं भारतेंदु, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी के ख्याति लब्ध साहित्यकार, हिंदी के पुरोधा आदि पुरुष हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। निज भाषा में ही उन्नति हो सकती है। तो नई शिक्षा नीति वैश्विक के साथ साथ स्थानीय आयाम का भी ध्यान रखती है। नई शिक्षा नीति में ये जोर दिया गया है कि प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही प्रदान की जा सकती है। दूसरा मुख्य प्रावधान है कि इसमें शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य ही वास्तव में आपको किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्ति की में सहायता कर सकता है। योगसु कर्मसु कौशलम की जो अवधारणा है हमारे चिंतन में, योग की जो अवधारणा है वो वास्तव में मन और शरीर दोनों के योग की बात की गई है। तो शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, केवल किताबी ज्ञान पर जोर नहीं दिया गया है। तो सा विद्या या विमुक्ते से ध्यान रखना है, शारीरिक शिक्षा पे भी जोर देने का प्रावधान करती है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने की व्यवस्था इसमें की गई है ताकि समय समय पर इसकी प्रासंगिकता को जांचा और परखा जा सके। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रावधान किया गया है। नागार्जुन कहते हैं हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसका जो पाठ्यक्रम है वो कहीं न कहीं विसंगतियों से पूर्ण है। वो सहज कोमल जो बालकोचित भावनाएं हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। इसी स्थिति को इंगित करते हुए नागार्जुन कहते हैं कि मिनट मिनट पर देकर चार तमाचे, मिनट मिनट पर देकर चार तमाचे दुखरन मास्टर गढ़ते रहते,
देकर चार तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते आदम के सांचे। मिनट मिनट पर देकर चार तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते आदम के सांचे। ये व्यंग्यात्मक पंक्ति नागार्जुन की पाठ्यक्रम की नीरसता और यांत्रिकता पर प्रकाश डालती है। तो नई शिक्षा नीति वास्तव में पाठ्यक्रम के मूल्यांकन पर फोकस करती है, प्रावधान करती है कि लगातार इवैल्यूएशन हो, प्रासंगिक हो, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो। तो आप इस पर बताएंगे। शिक्षण व्यवस्था के तकनीकों के विस्तार पर जोर देती है। शिक्षण व्यवस्था जो लर्निंग जो सिस्टम है, स्टूडेंट लर्निंग का जो सिस्टम है, जिसे हम अधिगम कहते हैं, उसको प्रभावशाली इफेक्टिव बनाने पर यह शिक्षा नीति जोर देती है। आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप सामान्य अध्ययन वगैरह में जो शिक्षा नीति है हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उससे संबंधित तथ्य आप जोड़ लेंगे। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि आप अगर ज्यादा तथ्यात्मक चीजें उसकी लेके आएंगे तो आपके निबंध में बिखराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ी थोड़ी बातें, एक आध पॉइंट वगैरह ऐड करने की जगह है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो शिक्षण व्यवस्था या लर्निंग जो सिस्टम है, अधिगम जो प्रणाली है, उसको प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास करती है नई शिक्षा नीति। विकलांगों के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया। इस शिक्षा नीति में ये कहा गया है दिव्यांगों के लिए कि प्राथमिक स्तर से ही उन्हें समेकित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था होगी, अलग स्कूल बनाए जाएंगे। इससे वो समाज में एकीकरण नहीं कर पाते हैं, उन्हें पृथकाव महसूस होता है, उन्हें लगता है कि वो अलग से कुछ हैं, दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं। और विद्यार्थियों का भी, बालकों का भी, हम भी जब उन्हें देखते हैं तो हम ये मानना ही नहीं चाहते कि ये भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। और दिव्यांग की जो अवधारणा है, सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांग कौन है? हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त होता है। क्या कोई इंसान सभी चीजें कर सकता है उतनी ही कुशलता पूर्वक? नहीं, जरूर ऐसा कुछ होगा जो आप नहीं कर पाते होंगे। तब तो हर कोई इस दृष्टिकोण से एक विकलांग है, क्योंकि दिव्यांग या विकलांग वही है जो किसी न किसी तरह की अक्षमता से ग्रस्त है। तो इसलिए हमें इन्हें स्वीकार करना है, इनकी अक्षमताओं के साथ स्वीकार करना है, इनकी शक्तियों का प्रयोग करना है। तो नई शिक्षा नीति वास्तव में दिव्यांगों के लिए भी प्रावधान करती है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही सभी स्तरों पर उन्हें एक साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये व्यवस्था की गई है। जेंडर गैप दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, कई सारे प्रावधान किए गए हैं नई शिक्षा नीति में कि स्त्री और पुरुष साक्षरता के बीच अंतर समाप्त हो। और सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यक्रम का जो ढांचा है वो इस प्रकार सृजित किया जाए जो जेंडर बायसनेस को ना बढ़ाए बल्कि उसको कम करे और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करे, बदलाव करे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। तो हे विधाता, तूने नारी की सृष्टि किस प्रकार की है जिसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता पराधीन को। तो इस जेंडर गैप को, ये जो पंक्ति है, उस जेंडर गैप को उस दृष्टिकोण में बदलाव करने की बात करती है, परिवर्तन करने की बात करती है। तो नई शिक्षा नीति कम से कम प्रावधान के स्तर पर इस बात को समाहित करती है। पारंपरिक ज्ञान को भी समाहित करने का इसमें प्रयास किया गया है, पारंपरिक ज्ञान को भी इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है नई शिक्षा नीति के अंदर। साथ ही शिक्षण की तकनीकों को, शिक्षण तकनीकों के विकास के लिए डिजिटल शिक्षा का आयाम इसमें शामिल किया गया है ताकि ये वैश्विक स्तर के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सके, विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। और तकनीकी जो शिक्षण तकनीकी, एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी है, वो कैसे बदलते हुए भारत की बढ़ती हुई शिक्षण की जो आवश्यकताएं हैं, बढ़ती जनसंख्या की, कम से कम लागत में कैसे लोगों तक पहुंचा सकती है। वहां जहां की आधारभूत ढांचे की कमी है वहां भी कैसे शिक्षण तकनीकी सहायता कर सकती। तो नए नए शोध और अनुसंधान शिक्षण तकनीकी के तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी कितना उपयोगी सिद्ध हो सकती है,
इस दिशा में भी नई शिक्षा नीति प्रयास करती है। उच्चतर शिक्षा के संबंध में एक हायर एजुकेशन काउंसिल बनाने की बात की गई है। ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन का वादा करती है नई शिक्षा नीति। एक हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई जाएगी और जिसके कई सारे इसके अंडर में पार्ट्स होंगे, कई सारी संस्थाएं हैं। NHERC है, नेशनल हायर एजुकेशनल रिसर्च काउंसिल है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अनुसंधान परिषद होगी, सामान्य शिक्षा परिषद GEC होगी और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने वाली एक संस्था होगी। तो मान्यता प्रदान करने के लिए एक संस्था गठित की जाएगी, शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था गठित की जाएगी, सामान्य शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए एक संस्था गठित की जाएगी और कुल मिला के एक उच्च शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा जो कि वर्तमान UGC और इस जैसी संस्थाओं का स्थान लेगा। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी ये प्रयास किए गए हैं। तो आप संक्षिप्त रूप से नई शिक्षा नीति पर जब बताने जाएं तो इससे ज्यादा बताने की कोशिश ना करें, आपका निबंध सुगठित रहेगा। अब सवाल ये है कि इतने सारे प्रावधान करने वाले पारंपरिक शिक्षा को भी महत्व देने की बात करती है नई शिक्षा नीति। तो इतने विविध प्रावधान करने वाली नई शिक्षा नीति क्या ये सब काम कर पाने में सफल हो पाएगी? क्या उसका रास्ता इतना आसान है जितना कि इस शिक्षा नीति में वादा किया जा रहा है? तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं नई शिक्षा नीति की चुनौतियों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, नई शिक्षा नीति की चुनौतियों पर हम बात करते हैं। चुनौतियों पर तो चुनौतियां क्या हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नई शिक्षा नीति को लागू राज्यों को करना है। राज्यों को लागू करना है तो क्या राज्यों का सहयोग प्राप्त हो पाएगा? कई राज्यों ने नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधानों से असहमति व्यक्त की है। विशेषकर दक्षिण के राज्य हैं और कुछ राज्य हैं। यद्यपि 20 से ज्यादा राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों का विरोध है। तो चूंकि एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, तो राज्य कितना सहयोग दे पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है नई शिक्षा नीति में। दूसरा मुद्दा है कि नई शिक्षा नीति का जो जोर है वो ज्यादा तकनीकी, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों पर जोर है। तो क्या इस प्रकार की शिक्षा कहीं महंगी तो नहीं होगी? शिक्षा की लागत तो अधिक नहीं आएगी? इतना तकनीकी और शिक्षण, इन सब बातों के पर चर्चा है। ये एक व्यवस्था की गई है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ दिया जाए। कक्षा 6 से प्रोफेशनल एजुकेशन को जोड़ दिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ दिया जाएगा। तो क्या नई शिक्षा नीति महंग के अनुसार शिक्षा और अधिक महंगी तो नहीं हो जाएगी? लोगों की पहुंच से और ज्यादा दूर तो नहीं हो जाएगी? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो महंगी शिक्षा एक बड़ी चुनौती सिद्ध होने वाली है, हमारे लिए हो सकती है। तो इस संबंध में नई शिक्षा नीति में पर्याप्त व्यवस्था की जानी होनी चाहिए। एक विशेष आरोप लगाया जा रहा है कि यह शिक्षा के संस्कृतिकरण का प्रयास है, संस्कृतिकरण का प्रयास है। और भारत की जो बहुजाति बहुसांस्कृतिक समाज है, वहां एक विशेष धर्म और परंपरा को पोषित करने का प्रयास है नई शिक्षा नीति। तो ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये आरोप कितने सच हैं, कितने नहीं हैं, इस पर तो समय ही बताएगा। लेकिन ये समस्या, ये चुनौतियां जोर देने की दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के अंदर इन सभी के लिए जो मानव संसाधन की आवश्यकता है जुटाने की, वो कैसे पूरी हो पाएगी? मानव संसाधन जुटाने की जो आवश्यकता है वो किस प्रकार से पूरी हो पाएगी? परंपरागत ज्ञान से आशय क्या है? बहुत से
जो टर्म्स हैं वो अभी भी अस्पष्ट से हैं। आप किस तरह का ट्रेडिशनल नॉलेज लेके आने वाले हैं, इसका निर्धारण कैसे होगा कि क्या जो है परंपरागत शिक्षा के नाम पे आप देंगे। तो परंपरागत ज्ञान को आधुनिकीकृत ज्ञान से, परंपरागत ज्ञान को आधुनिक ज्ञान से संगति कैसे बैठाएंगे, आधुनिक ज्ञान से संगति कैसे। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनका नई शिक्षा नीति को सामना करना होगा, जवाब देना होगा नई शिक्षा नीति को, तभी नई शिक्षा नीति के प्रावधान लागू हो पाएंगे। अब इसका अगर हम मूल्यांकन करें कि नई शिक्षा नीति जिन चीजों को व्यक्त करती है, क्या वास्तव में इसमें सा विद्या या विमुक्तये, जहां जो हमारा प्रारंभ बिंदु है इस निबंध के, कि क्या वास्तव में नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं वो विमुक्त करने वाले होंगे, लिबरेट करने वाले होंगे, इस पर बातचीत की जानी चाहिए। तो हम देखेंगे कि जहां तक सैद्धांतिक स्तर की बात है तो शिक्षा नीति व्यापक प्रावधानों को समाहित किए हुए है, तो निश्चित रूप से सिद्धांत के स्तर पर यह मौजूद है, परंतु यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि पहले की जो शिक्षा नीति थी उनमें निर्धारित किए गए लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो अतीत का जो हमारा अनुभव बताता है वो विशेष सावधानी रखने की मांग करता है। फिर जो चुनौतियां आपके मार्ग में मौजूद हैं, कैसे आप मानव संसाधन इसके लिए उपलब्ध कराएंगे, तो ये भी है। एक और बात ध्यान रखे जाने वाली बात है, इतने व्यापक बदलावों में कहीं ऐसा ना हो कि जो स्थापित जो प्रणाली है वो और भी ज्यादा विकृत हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, तो हाँ, दूसरे देशों ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए हैं, बदलाव किए हैं। तो इसलिए हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इस प्रकार के बदलावों को स्वीकार किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो नई शिक्षा नीति है उसे लागू करने के लिए क्या किया जाना होगा। लागू करने के लिए क्या किया जाना होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यापक आम सहमति स्थापित करनी होगी, ताकि सिर्फ औपचारिकता के ही स्तर पर नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच एक सम्मिलित ऊर्जा का निर्माण हो। तो क्या करना होगा, सबसे पहले एक आम सहमति का निर्माण करना होगा, आम सहमति का निर्माण करना होगा। दूसरा, कोई भी सिद्धांत तभी व्यवहारिक स्तर पर सफल हो सकता है जब हम उस क्षेत्र में नेतृत्व तैयार करें। महात्मा गांधी जैसा नेतृत्व ही भारत की आजादी को यथार्थ में तब्दील कर सकता था। दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन की वो अंधेरी रात भारत को एक ऐसा नेतृत्व दे पाने की पृष्ठभूमि को उसने तैयार कर दिया, जिसने अगले आने वाले कई वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता को इतनी मजबूत चुनौती दी कि उन्हें कई बार रास्ता नहीं सूझा कि वो इस पे कार्रवाई क्या करें। तो आज कुछ व्यापक बदलाव की अगर आवश्यकता है देश में, किसी परिवर्तन की आवश्यकता है अगर देश में, तो हमें ऐसा नेतृत्व विकसित करना होगा। और आज एक गांधी की नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में हमें कई गांधी की आवश्यकता है, तो कई पटेल की आवश्यकता है, कई नेहरू की आवश्यकता है। तो हमें एक ऐसा नेतृत्व विकसित करना होगा। लीडरशिप
बिल्ड करने पर ध्यान देना होगा, तभी ये सुधार सचमुच में पहुंचेंगे। वरना संस्कृति ज्ञान कौन पहुंचाएगा, पारंपरिक मूल्यों को कौन भरेगा? ये तो ऐसा तो मुश्किल है। तो तभी हो पाएगा जब दिल से और दूरदृष्टिता के साथ एक ऐसा लीडरशिप तैयार हो, नेतृत्व तैयार हो। तो एक बेहतर नेतृत्व विकसित करना होगा, एक बेहतर नेतृत्व विकसित करना होगा। आप गांधी का उदाहरण बता सकते हैं। तभी शिक्षा नीति अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी। देश के सभी भागीदार उपस्थित सभी हितधारक, उद्योगपति, शिक्षण संस्थान को एक साथ आना होगा, तब जाके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। तभी मानव संसाधनों में कमी को दूर किया जा सकेगा, तभी मानव संसाधनों में कमी को दूर किया जा सकेगा। और इन सब बातों के साथ ये ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसी शिक्षा विकसित करनी है जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व को तैयार करने का माध्यम बने। तो एक समग्र और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा में प्रयास करना होगा। और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा में प्रयास करना होगा। तो मित्रों, नई शिक्षा नीति पर आप इन कुछ बिंदुओं के साथ अपनी बात रख सकते हैं, और भी जो संबंधित बिंदु हैं उसको आप शामिल कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि पीडीएफ में भी आपको निबंध ये उपलब्ध हो। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।